हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज ए लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जब भी हम प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे ही उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सबस्टेंस द सॉलिड फेस इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेस। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट पर सबस्टेंस अपनी सॉलिड फेस में दिखाई देता है, मगर एक्चुअली उसके अंदर हो क्या रहा है? उसके अंदर कुछ पार्टिकल लिक्विड में चेंज हो जा रहे हैं, फिर उतने ही पार्टिकल फिर से फ्रीज होके सॉलिड में चेंज हो जा रहे हैं, फिर सॉलिड के उतने ही पार्टिकल फिर से लिक्विड में चेंज हो जा रहे हैं, फिर लिक्विड के पार्टिकल फिर से सॉलिड में चेंज हो जा रहे हैं। कहने का मतलब कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट पर सबस्टेंस अपनी सॉलिड फेस में ही दिखाई देता है। और ये जो मैंने अभी बताया कि सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, फिर उतने ही पार्टिकल लिक्विड के सॉलिड में चेंज हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर सबस्टेंस की सॉलिड फेस लिक्विड फेस के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहती है। Thus, the freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. तो what is the freezing point? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर सबस्टेंस की लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर एंड सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। A solution will freeze when its vapor pressure equals the vapor pressure of a pure solid solvent, as is clear from figure 2.8। तो इस लाइन को हम समझेंगे फिगर नंबर 2.8 से। तो फिगर नंबर 2.8 में क्या है? एक ग्राफ दे रखा है वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। तो इधर है वेपर प्रेशर एंड इधर है टेम्परेचर। यहां पर हमें सबसे पहले सॉल्वेंट दिखाया गया है, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर ज्यादा है, फिर उसका धीरे धीरे वेपर प्रेशर कम होता गया और यहाँ पर आकर ये सॉल्वेंट फ्रीज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, और इसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम T0F से डिनोट करते हैं। एंड ये जो सेकंड वाली लाइन है ये शो कर रही है सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा है, फिर धीरे धीरे उसका वेपर प्रेशर कम होता गया, और यहाँ पर आकर हमारे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइन मैच कर रही हैं। तो यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है, और जैसे ही हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है तो हमारा सॉल्यूशन फ्रीज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है, और इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको TF से डिनोट करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन कब फ्रीज होता है? जब हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। According to Raoult's law, when a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases and now it would become equal to that of the solid solvent at lower temperature. Thus, the freezing point of the solvent decreases. तो जैसे ही हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इसी वजह से हमारे सॉल्वेंट का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब देखिए इसे समझते हैं इसी ग्राफ से। अगर हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर होता तो वो कहाँ पर मैच करता? यहाँ पर।
तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आता, यहाँ पर, इससे थोड़ा आगे। तो अगर हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा आता, मगर हमारे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कम रहा, यहाँ पर रहा, इसलिए हमारे सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। Let T0F be the freezing point of pure solvent and TF be its freezing point when non-volatile solute is dissolved in it. The decrease in freezing point delta TF equal to T0F minus TF is known as depression in freezing point. तो हमारे सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है अगर उसको T0F मान लें एंड हमारे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको TF मान लें, तो हमारे डेल्टा TF की वैल्यू आएगी T0F माइनस TF। क्यों TF 0 में से TF को माइनस किया, क्योंकि T0F हमारे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और हमारे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट TF ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस किया है, और इसी तरह से हम डेल्टा TF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको ही हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Similar to elevation of boiling point, depression of freezing point delta TF for dilute solution, ideal solution is directly proportional to molality M of the solution. तो जब भी हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डेल्टा TF की वैल्यू भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा था। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल m से मोलैलिटी को डिनोट करते हैं, तो हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट KF, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF small m. The proportionality constant KF which depends on the nature of the solvent is known as freezing point depression constant or molar depression constant और क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो KF को हम क्या क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ KF इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो KF की यूनिट क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। वैल्यू ऑफ KF फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट्स आर लिस्टेड इन टेबल 2.3। तो 2.3 टेबल में कुछ सॉल्वेंट की KF वैल्यूज दे रखी हैं। तो ये रही टेबल 2.3, इसमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, इधर KF की वैल्यू दे रखी है, और ये है सॉल्वेंट, इन सभी सॉल्वेंट की ये KF वैल्यू यहाँ दे रखी है। एंड इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट KV, तो यहाँ पर सॉल्वेंट की KV की वैल्यूज भी दे रखी हैं। इफ W2 gram of the solution having molar mass as M2 present in W1 gram of solvent produces the depression of freezing point delta TF of the solvent, then molality of the solute is given by the equation। तो इसे समझने के लिए हमें मोलैलिटी को समझना पड़ेगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट n डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है W2 डिवाइडेड बाई M2। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गई n की वैल्यू,
फिर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दे रखा है, W1, और इन किलोग्राम में होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है W1 ग्राम, तो ग्राम में दे रखा है, तो W1 को ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करना होगा, तो W1 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। अब जो m की वैल्यू आई है उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KFM, इसमें स्मॉल m की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू ये क्या है, m की वैल्यू, और यहां से हम M2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, M2 इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू W1। तो यहां से हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Thus, for determining the molar mass of the solute, we should know that the quantities W1, W2, delta TF along with the molar freezing point depression constant। तो अगर हमें KF की वैल्यू, डेल्टा TF की वैल्यू एंड W2, W1 इन सब की अगर हमें वैल्यूज मिल जाएं तो हम मोलर मास भी सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। The values of KF and KB, which depends upon the nature of the solvent, can be ascertained from following relations। तो KF and KB की वैल्यू वैसे तो मिलती हैं, मगर इनकी वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। R इंटू M1 इंटू टी स्क्वायर F डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन H, एंड KV की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, R इंटू M1 इंटू टी स्क्वायर V डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन H। Here the symbols R and M1 stand for gas constant and molar mass of the solvent respectively, and TF and TB denote the freezing point and boiling point of pure solvent respectively in Kelvin। Further, delta fusion H and delta vaporization H represent the enthalpies for the fusion and vaporization of solvent respectively। तो यहाँ पर ये जो R है ये गैस कांस्टेंट है, एंड M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और TF एंड TB क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा फ्यूजन H क्या है, ये वही एनर्जी है जिसकी जरूरत पड़ती है किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने पर, एंड डेल्टा वेपराइजेशन H एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जिसकी जरूरत पड़ती है किसी लिक्विड को वेपर्स में चेंज होने के लिए।